1607 पौने 1 अपराह्न निखिल अध्याय 1 पेरिस हत्याकांड छाया साम्राज्य पुस्तक 1 कीमतों और परिसंपत्ति मूल्यों के साथ अद्यतन। झूमर हीरे की तरह चमक रहे थे और उनकी आभा होटल ले मैग्निफिक के विशाल बॉलरूम में फैल रही थी, जो पेरिस के स्वर्णिम क्षेत्र के हृदय में स्थित है, एक ऐसा स्थान जहां राजा छुट्टियां मनाते थे, जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुप्त संधियों पर हस्ताक्षर करते थे और जहां कोई भी उन लोगों के बारे में ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करता था जिन्होंने वास्तव में दुनिया पर राज किया था। आज रात एक लग्जरी टेक ब्रांड के नाम से आयोजित एक भव्य समारोह एक दिखावा मात्र था। वास्तव में ये हथियार डीलरों, पूर्व खुफिया प्रमुखों, राजनीतिक गद्दारों और अरबपतियों का मिलन स्थल था, जो एक फोन कॉल से सीमा पार कर जाते थे। और इस पतनशील भ्रम के केंद्र में वीरांश ठाकुर खड़ा था। ऐसा नहीं है कि किसी को पता था। बाहरी दुनिया के लिए वह एक आकर्षक भारतीय अरबपति थे, मृदुभाषी और सौम्य, 9.2 लाख रुपये 10,000 यूरो मूल्य के कस्टम सिले ब्रियोनी सूट पहने हुए, टिफनी एंड कंपनी 4.5 लाख रुपये के ऑब्सीडियन कफलिंग और 2.3 करोड़ रुपये मूल्य की एक काले रंग की रोलेक्स डेटोना सीमित संस्करण पहने हुए। इस सुंदर मुखौटे के पीछे एक शिकारी खड़ा था जिसका न कोई अतीत था, न कोई देश और न ही कोई दया। वे उसे हत्यारा भगवान कहते थे। अंतिम नाम फुसफुसाया गया इससे पहले कि रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाए। कमरा होटल ले मैग्निफिक के वीआईपी फ्लो को एक शाही महल की तरह डिजाइन किया गया था। मखमली पर्दे, 24 कैरेट सोने से जड़े फ्रेम वाली हाथीदांत की दीवारें और इटली से आयातित कैरारा संगमरमर के स्तंभ। आज रात के लिए विशेष रूप से किराए पर लिए गए पेंटहाउस स्वीट की कीमत 27,000 यूरो 24.5 लाख रुपए प्रति रात है और इसमें ट्रिपल बायोमेट्रिक लॉक, एक निजी बटलर और छत में लगे सैन्य ग्रेड ड्रोन जैमर शामिल हैं, जो मेजबान द्वारा कस्टम ऑर्डर किए गए थे। इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। वीरांश बगल वाले कमरे की कांच की बालकनी में खड़ा था। उसके पास एक कस्टम लॉन्गसाइट X9 स्नाइपर राइफल थी, जिसे वेलेंटेटेक स्विट्जरलैंड द्वारा साइलेंस्ड, ट्यून्ड और हाथ से बनाया गया था, जिसकी कीमत 3.1 करोड़ रुपये थी। दुनिया में केवल 5 इकाइयां ही अस्तित्व में थीं, सभी काले बाजार से अधिग्रहित थीं। जैसे ही उसने सांस ली, उसका सूट जैकेट धीरे से हिलने लगा। उसकी आंखें शांत थीं, उसकी दिल की धड़कन अपठनीय, यहां तक कि उसकी सांस भी किसी सामान्य आदमी की तुलना में धीमी थी। स्कोप के माध्यम से जनरल एनरिक मासेउ दिखाई दिए। यूरोपीय हथियार व्यापारी, $2.4 बिलियन की संपत्ति, अब एक ऐसे स्वीट में आराम कर रहे थे जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह 5 निजी अंगरक्षकों और $400,000 प्रति माह के रक्षा अनुबंध द्वारा संरक्षित है। वीरांश ने गहरी सांस छोड़ी और ट्रिगर दबा दिया। गोली ने सर्जिकल सटीकता के साथ हवा को भेद दिया। 0.7 सेकंड बाद जनरल नीचे गिर गया, मृत, चुपचाप, साफ। मिशन लागत 1 गोली, 4,500 रुपए। क्षति $1 अरब का विश्वासघात समाप्त हुआ। आदमी के पीछे की परछाई। वीरांश ने 30 सेकंड के भीतर उस क्षेत्र को साफ कर दिया, राइफल को उसके कार्बन केस 14 लाख रुपए में रख दिया और पीछे की लिफ्ट से बाहर निकल गया, जहां उसका निजी अंगरक्षक आइवा उसका इंतजार कर रहा था। आइवा ने अरमानी टैक्टिकल कोट 1.2 लाख रुपए पहना था और एक छिपा हुआ ग्लॉक 43X रखा था, जो कानूनी रूप से पता लगाने योग्य नहीं था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। साफ, उन्होंने रूसी भाषा में पूछा। स्वच्छतापूर्वक, कोई निशान नहीं, वीरांश ने अंग्रेजी में जवाब दिया। जेट में ईंधन भरो, 40 में पहिए ऊपर। मुंबई। वीरांश ने कोहिबा बेही के 54 सिगार 8,000 रुपीज जलाया और जवाब दिया, महारानी से मिलने का समय हो गया है। निजी जेट काल। वीरांश का जेट विमान पेरिस से 90 किलोमीटर दूर सैन्य रनवे से सटे शेटोरॉक सेंटर हवाई अड्डे पर खड़ा था। जेट, एक अनुकूलित गल्फस्ट्रीम G800 स्टील्थ रडार डिफ्लेक्शन के साथ ब्लैक मैट फिनिश, मूल्य 680 करोड़ रुपए $82 मिलियन। इसमें शामिल विशेषताएं: इंक्रिप्टेड उपग्रह प्रणालियां, राज्यसभा के छाया नेटवर्क से कस्टम लिंक्ड, अंतर्निहित हथियार तिजोरी, ऑब्सीडियन मार्बल फर्श के साथ काले रेशमी बेडरूम स्वीट, 1.2 करोड़ रुपए का आंतरिक कार्य। एडेलबर्ग, जिनेवा द्वारा सिले गए चमड़े की कुर्सियां, प्रत्येक 36 लाख रुपए। बार में बनी गुप्त बायोमेट्रिक तिजोरी में दुर्लभ 50 साल पुरानी विस्की, 2.5 करोड़ रुपए मूल्य का संग्रह। वीरांश ने धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोले, जिससे उसका धड़ युद्ध से निर्मित दिखाई दिया, जिस पर संस्कृत के श्लोक अंकित थे, तथा रीढ़ पर काले ड्रैगन का टैटू था, जो उसके परिवार के प्रभुत्व का प्रतीक था।
उन्होंने ग्लेनफिडिच 40 यो रिजर्व कास्ट का एक गिलास भरा। बोतल की कीमत 7 लाख रुपए थी और नक्शे को घूरने लगे। गंतव्य मुंबई। उद्देश्य खतरे को मिटाना या फिर इसके झांसे में आ जाओ। राधिका देवराज छाया की रानी। उसने अपनी सीट कंसोल से डोजियर निकाला। राधिका देवराज, उम्र 27 वर्ष। अनुमानित निवल संपत्ति 45,000 करोड़ रुपए। कानूनी जोड़ भूमिगत संयुक्त देवराज होल्डिंग्स के मालिक सहायक कंपनियों के साथ। मुंबई रॉयल एस्टेट, ईस्टर्न आर्म्स लॉजिस्टिक्स, नाइटशेड तस्करी सिंडिकेट, ओपल कोर साइबर सिक्योरिटी फ्रंट कंपनी। सार्वजनिक रूप से वह उदयपुर के देवराज रॉयल पैलेस में रहती थी, जो प्राचीन राजपूत खंडहरों पर पुनर्निर्मित 800 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसके अंदर निजी सुरंगें, भूमिगत हथियार कक्ष और एक तिजोरी कक्ष जो एआई संचालित बायोमेट्रिक गेटों द्वारा संरक्षित है। फोटो में उन्होंने सब्यसाची को 14 लाख रुपए की क्रिम्सन सिल्क साड़ी, लुबाउटन 1.3 लाख रुपए की हील्स और सांप के नुकीले आकार के जवेरी एमरल्ड ईयरिंग्स 36 लाख रुपए पहने हुए हैं। उसकी कमर नंगा तंग, उसके होंठ थोड़ा सा अलग हो गया, मानो कोई शाही रहस्य छिपाए हुए हो। उसकी आंखें डिकोड करना असंभव है। उसके स्तन रेशमी ब्लाउज के नीचे उठा हुआ, प्रदर्शित नहीं बल्कि पूरी तरह संतुलित। उसका शरीर राजसी ढंग से निर्मित पाप की तरह चलती हुई। वह सिर्फ खतरनाक नहीं थी, वह दिव्य थी, और अब उसे नीचे लाना था। भारत आगमन। जेट विमान मुंबई ब्लैक टर्मिनल पर उतरा, जो एक ऑफ ग्रिड हवाई पट्टी है जिसका स्वामित्व गुप्त रूप से राज्यसभा की अपतटीय कंपनी आद्या एरोसिस्टम्स लिमिटेड के पास है, जो केमेंस में पंजीकृत है। मैट ब्लैक बेंटले मुलेन स्पीड आर्मर्ड संस्करण को आगे बढ़ाया गया। 12 करोड़ रुपए का कस्टम बिल्ड V8 ट्विन टर्बो, बुलेट प्रूफ ग्लास, सीटों के नीचे छिपे हुए ब्लेड पैनल और मैकलान 60 यो 1.1 करोड़ रुपए की बोतल का एक मिनी बार। अंदर एक पत्र रखा था। निमंत्रण, रक्त और रेशम की रात, स्थान देवराज रॉयल पैलेस, राजस्थान। उसने इसे धीरे धीरे पढ़ा, मुस्कुराया, फिर ऊंची आवाज में कहा, चलो देखते हैं कि जब भगवान रानी के राज्य में प्रवेश करते हैं तो वह क्या करती है। 16:07 12:46 अपराह्न। निखिल, अध्याय 2, रक्त और रेशम की रात, परछाइयों का साम्राज्य। पुस्तक 1। देवराज रॉयल पैलेस राजस्थानी चांदनी के नीचे सोने से नहाया हुआ था। उदयपुर की रेगिस्तानी पहाड़ियों में उकेरी गई एक शानदार मूर्ति, जहां सदियों का खून, विश्वासघात और विरासत हर पत्थर से गूंजती थी। कांच और स्टील से बने आधुनिक भवनों के विपरीत यह शाही शान में लिपटी हुई कच्ची शक्ति थी। बुर्जों पर सिन्हों की नक्काशी, प्राचीन संस्कृत में उत्कीर्ण मेहराब तथा बुलेट प्रूफ टाइटेनियम फ्रेम से मजबूत किए गए भारी लकड़ी के दरवाजे हैं। महल 37 एकड़ में फैला था, लेकिन इसका हृदय एक निजी बॉलरूम था जो 1000 झूमरों से जगमगा रहा था। आज की रात पृथ्वी पर सबसे खतरनाक लोगों के लिए आरक्षित। कोई कैमरे नहीं, कोई प्रेस नहीं, केवल रेशम में छायाएं। सामने के गेट पर लग्जरी कारों का एक काफिला चुपचाप पहुंचा। रोल्स रॉयस, मेबैक, बेंटले, फ्लाइंग स्पर्स, प्रत्येक पिछली से अधिक महंगी थी। हीरे जड़ित और बिना पीठ वाले वस्त्रों वाली महिलाओं के साथ साथ कुरकुरे टैक्सीडो पहने पुरुष बाहर निकले। उनके स्टिलेटो पॉलिश किए हुए पत्थरों पर धीरे धीरे गूंज रहे थे। लेकिन जब वीरांश ठाकुर की बेंटले मुलेन गोलाकार मार्ग पर आकर नक्काशीदार काले शेरों के सामने रुकी, तो महल के प्रवेश द्वार के चारों ओर सन्नाटा छा गया, मानो कोई चेतावनी की फुसफुसाहट हो। वीरांश का प्रवेश। वीरांश 3 रात पहले ही लंदन में विशेष रूप से सिले गए एक काले रंग के टॉम फोर्ड टक्स में बाहर निकला। पेरिस की हत्या के कारण धुंधले अंधेरे से भरी उसकी आंखें बिना किसी भावना के महल को देख रही थीं। उसकी रोलेक्स कफ के नीचे हल्की सी चमक रही थी। मोर्चे पर खड़ा बटलर, जो कि भेष बदलकर आया एक सेवानिवृत्त रॉ कर्नल था, झुककर प्रणाम कर रहा था। देवराज पैलेस में आपका स्वागत है, श्री आर्यन वीर। वीरांश के कवर नामों में से एक 24 में से एक। वीरांश ने केवल सिर हिलाकर सहमति जताई। त्रिशूल के आकार का एक छोटा चांदी का पिन उसके कॉलर से हल्की सी चमक रहा था, एक संकेत। कमरे में मौजूद हर प्रशिक्षित जासूस को इसका मतलब पता था, हालांकि कोई भी इसे खुलकर स्वीकार नहीं करता था। भव्य दरवाजा खुला। अंदर वातावरण सुगंध, पुराने पैसे और तनाव से भरा हुआ था, और संगमरमर की सीढ़ियों के दूर छोर पर स्वयं मृत्यु की देवी की तरह खड़ी थी। यही कारण था कि हर दिल की धड़कन धीमी हो गई थी। राधिका देवराज, उसका आगमन। वह रेशम में छिपे तूफान की तरह उतरी। राधिका
उसने एक विशेष लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो सांस की तरह पतली और पाप से भी अधिक मुलायम थी तथा उसके कूल्हों पर खतरनाक रूप से नीचे तक चुन्नटें थीं। ब्लाउज बिना आस्तीन, बिना पीठ और चुस्त शुद्ध सोने के धागे के फीते से बना था जो उसके भरे हुए स्तनों को ऐसे जकड़े हुए था जैसे कोई रहस्य मुश्किल से समाया हो। उसकी जांघ तक एक दरार थी जिससे हर कदम पर उसकी चिकनी टांगों की झलक मिलती थी। सुडौल, सुंदर, शाही। उसकी कमर के चारों ओर एक सोने का कमरबंद कमर की चेन लटका हुआ था जिस पर खंजर के आकार के आकर्षण बने हुए थे, न कि केवल दिखावे के लिए। उनमें से दो तो असली ब्लेड थे जिन्हें आभूषणों के रूप में छिपाया गया था। उसकी त्वचा गहरे सुनहरे कांस्य, चमकते हुए मानो आग से चूमा गया हो। उसके होंठ गहरे लाल रंग का, लुभाने या आदेश देने के लिए बनाया गया। उसकी आंखें काजल से सना हुआ, राख जैसा धूसर, प्राचीन और अपठनीय। उसकी नाक एक नाजुक हीरे से जड़ा हुआ, एक शाही हस्ताक्षर की तरह चमकता हुआ। उसकी मुद्रा सीधे कंधे पीछे, थोड़ी एक रानी की तरह उठाए जो कभी झुकती नहीं। उसके बाएं हाथ में एक सर्प के आकार की अंगूठी। उसके दाहिनी ओर एक शाही चिन्ह का टैटू था जो सुनहरी रोशनी में मंद मंद चमक रहा था। उसके लंबे घने बाल नियंत्रित लहरों में उसकी पीठ पर लटक रहे थे तथा उसके कान के पीछे एक लाल गुलाब लगा हुआ था जो उसके परिवार की परंपरा थी। लाल का मतलब खतरा था। आज रात उसने इसे जानबूझकर चुना था। कमरे में मौजूद हर आदमी स्थिर खड़ा था। हर महिला असहजता से हिलने लगी और सीढ़ियों के नीचे एक आदमी खड़ा था जो हिला तक नहीं। वीरांश। उनकी पहली आंख से संपर्क। Their eyes met across the floor, across 20 meters of silk, shadow and history. उसकी आंखों में उसे आग दिखाई दी, उसके में कुछ अधिक ठंडा। वह धीरे धीरे सोच समझकर नीचे चली गई। उसके टखने पर लगी हल्की घंटियां चेतावनी की तरह बज रही थीं। जब वह उसके पास पहुंची तो उसने हाथ बढ़ाने से मना कर दिया। उसने मौन रहने का प्रस्ताव रखा। तब, आप मेरी अतिथि सूची में नहीं हैं, उसने नर्म लेकिन तेज आवाज में कहा। वीरांश के होठों पर मुस्कान की छाया पड़ गई। तो फिर अपने सुरक्षा कर्मियों को निकाल दो। मैं उनके पास से सीधे चला गया। उसकी भौहें थोड़ी सी उठ गईं। डींगे हाँकना तुम्हें शोभा नहीं देता, नहीं नियंत्रण खोना, लेकिन आप यहाँ हैं। वहां एक विराम था। उनके शब्दों ने बहुत कम कहा लेकिन उनके पीछे की आग ने सब कुछ कह दिया। उसने उसकी ओर देखा, उसके कॉलर से लेकर उसके जूते तक। तुम परिचित लग रहे हो, उसने धीरे से कहा। वह इतना झुका कि वह उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सके। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, जब तक मैं नहीं हूँ। अब उनके चेहरे एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर थे। हवा अनकही सच्चाइयों से भरी हुई है। फिर वह मुस्कुराए, एक धीमी, शाही, घातक मुस्कान। नाचना चाहोगे, अजनबी? वह नाच। बॉलरूम के फर्श पर वायलिन की मधुर धुन बज रही थी, जबकि राधिका का हाथ उसके कंधे पर था और उसका हाथ उसकी कमर पर था। उसका शरीर गर्म, मजबूत और आकर्षक था। उसकी कमर उसके हाथ में ऐसे समा गई जैसे राजसी आकर्षण से बनी हो। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन बलपूर्वक नहीं। उसने विरोध नहीं किया, लेकिन उसने समर्पण नहीं किया। जब वे नाच रहे थे तो उनके पैर एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसका परफ्यूम डायक अजय डोर लो 56,000 रुपए उसे इच्छा में लिपटी यादों की तरह लगा। आप अच्छी तरह से चलते हैं, उसने कहा। उन्होंने जवाब दिया, आप खतरे को अच्छी तरह से झेलते हैं। वह एक बार हंसी। मुझे अपना असली नाम बताओ। अब कोई भी इसका उपयोग नहीं करता है। तो फिर मुझे वह नाम बताए जो मायने रखता है। उसने उसकी आंखों में देखा। मुझे कॉल करो, हत्यारा भगवान। उसकी उंगलियां आधे सेकंड के लिए जम गईं। अभी काफी। फिर वह पुनः चली गई, शांत, नियंत्रित, जिज्ञासु। उन्होंने कहा, मुझे पौराणिक कथाएं पसंद हैं, खासकर जब उसमें से खून निकलता है। संदेश। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, उसने अपने तख्त की जेब में हाथ डाला और उसकी उंगलियों के बीच एक पतला चांदी का कार्ड डाल दिया। यह क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। वह झुक गया, उसके कान के पास फुसफुसाया। एक चेतावनी। उसने भौहें उठाईं। और एक वादा। वह पीछे हट गया, उसकी आंखें अभी भी उसकी आंखों पर टिकी थीं। उनके पीछे जासूस निगरानी कर रहे थे, बंदूकें प्रतीक्षा कर रही थीं। महल के कैमरे 2 सेकंड के लिए बंद हो गए। नीचे कहीं वीरांश के एआई द्वारा एक सर्वर रूम को हैक किया जा रहा था। लेकिन जब उसने उसे जाते देखा तो सब कुछ फीका पड़ गया। नहीं चलाया गया, गायब नहीं होना।
बस एक राजा की तरह छोड़ दो जो पहले से ही साम्राज्य का मालिक था। राधिका ने चांदी के कार्ड की ओर देखा। कोई शब्द नहीं है, बस एक प्रतीक, ओब्सिडियन स्याही से बना एक त्रिशूल। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। कई वर्षों में पहली बार रानी को एक शिकारी की उपस्थिति का एहसास हुआ जो उन्हें गद्दी से उतार सकता था। और शायद उसे गिरा 16:07 12:46 अपराह्न। निखिल, अध्याय 3, रानी का कक्ष। छाया साम्राज्य पुस्तक 1। देवराज महल में फिर से सन्नाटा छा गया। मेहमान जा चुके थे, झूमर की रोशनी मंद हो गई थी और रेशमी पर्दे अरावली पहाड़ियों से आती हवा में भूतों की तरह लहरा रहे थे। उदयपुर में आधी रात में एक सुगंध थी, पुराने पत्थर, चमेली के तेल और शाही झंडों के नीचे दबे रहस्यों की। राधिका नंगे पैर अपने निजी कक्ष की खिड़की पर खड़ी थी, जो बॉलरूम से काफी ऊपर था, और उसकी नजर रोशनी से जगमगाते प्रांगण पर थी, जहां काले कपड़े पहने गार्ड चुपचाप चल रहे थे। उनकी राइफलें नीचे की ओर झुकी हुई थी, लेकिन वे कभी बंद नहीं होती थीं। उसका कक्ष कोई साधारण कमरा नहीं था। ये 2 स्तरीय शाही स्वीट था, जिसमें ऊंची मेहराबदार छतें, नक्काशीदार लकड़ी के पैनल और सदियों पहले मकराना से मंगाए गए काले और सफेद संगमरमर से बना फर्श था। 1.4 करोड़ रुपये मूल्य का एक कस्टम फारसी कालीन एक राजा आकार के सागौन के छत्र वाले बिस्तर के नीचे बिछा हुआ था, जहां मोरक्को से आए रेशम के तकिए प्रलोभन की तरह गद्दे पर बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने अपनी साड़ी खोलनी शुरू की, सोने के फ्रेम वाले दर्पणों में उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे दिखाई देने लगा। एक पिन, फिर एक और, रेशम उसके कंधे से धीरे से नीचे गिर गया। ब्लाउज, जो अब थोड़ा सा खुल चुका था, उसकी चिकनी पीठ के अलावा और भी बहुत कुछ दिखा रहा था। उसके बाएं कंधे के ठीक नीचे लंबा चांदी का निशान भी दिख रहा था। वह शायद ही कभी किसी को इसे देखने की अनुमति देती थी। आज रात उसे कोई परवाह नहीं थी। रानी की तिजोरी के अंदर कमल और शेर के चित्र वाली एक पुस्तक शेल्फ के पीछे एक बायोमेट्रिक पैनल ने उसकी आंख की पुतलियों और अंगूठे के निशान को स्कैन किया। एक हल्की बीप, एक हाइड्रोलिक हिस, और पूरा बुक शेल्फ पीछे खिसक गया और देवराज वॉर्ड प्रकट हुआ। एक कमरा जो नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, वायु निस्पंदन और फर्श सेंसर से भरा हुआ था। अंदर फ्रांस निर्मित बेरेटा PX-4 स्टॉर्म पिस्तौल, मैट ब्लैक, मोती हैंडल, 1.2 लाख रुपए। सोने की जड़ाई वाली एक हस्तनिर्मित राजपूत तलवार, जिसकी रीढ़ पर उसके परिवार का प्रतीक चिन्ह अंकित है। राजनीतिक ब्लैकमेल फुटेज वाली 2 एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव। चमड़े से जिल्द बंधी एक हस्तलिखित डायरी, जो उसके पिता ने अपनी हत्या से पहले लिखी थी। और उसकी सबसे निजी चीज, उसके पिता के दाह संस्कार के दौरान उनके सीने से बरामद एक टूटी हुई गोली। अब वह गोली की ओर बढ़ी। इसे अपनी उंगलियों के बीच एक अभिशाप और प्रार्थना की तरह पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें सब कुछ ले जाने के लिए भेजा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अब मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा। उसकी याद में एक छाया। महल में अंधेरा था, लेकिन उसका मन अधिक अंधकार में था। उसे 14 साल पहले की एक बरसाती रात याद आ गई, जब उसने आखिरी बार अपने पिता को जीवित देखा था। उन्होंने एक सफेद कुर्ता पहना हुआ था, जो एक स्नाइपर की गोली से खून से सना हुआ था, जिसका दावा किसी ने नहीं किया। वह चीखती हुई बाहर खींची गई और वापस राख और सन्नाटे में लौट आए। शूटर कभी पकड़ा नहीं गया। रॉ या CBI में किसी ने भी इस ऑपरेशन की बात स्वीकार नहीं की। पर अब उसका एक चेहरा था। पुष्टि नहीं, सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन गहरा संदेह है। आज रात बॉलरूम में जो आदमी था, जिसके हाथ हत्यारे जैसे थे और जिसकी आंखें नहीं हिल रही थी, वह कोई व्यापारी नहीं था। वह एक भूत था, और उनकी मुस्कुराहट एक हस्ताक्षर थी। अन्यत्र वीरांश का सुरक्षित घर। सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर उदयपुर के बाहरी इलाके में एक खंडहर किले के ऊपर बने एक अज्ञात विला के नीचे वीरांश ठाकुर अपने सामरिक कमांड रूम में खड़े थे। विला स्वयं पुराना लग रहा था, काई से ढका हुआ, टूटे हुए पत्थर की राजस्थानी कलाकृतियां। लेकिन अंदर एक बुलेट प्रूफ स्टील कोर, RF सिग्नल जैमर, बायोमेट्रिक लॉक के साथ एक कस्टम कमांड कुर्सी, उपग्रह फीड, एक पूर्ण विकसित जासूसी नेटवर्क डैशबोर्ड। उनका हेलिक्स झिलमिला उठा। देवराज नेटवर्क पर स्थिति, उन्होंने पूछा। मेन फ्रेम अखंडित, हेलिक्स ने तटस्थ महिला स्वर में उत्तर दिया। उनका आंतरिक फायरवॉल जैविक है, संभवतः एक पुराने स्कूल का एयर गैप सिस्टम। और रानी सोना। गार्ड गश्ती दल 1:12 बजे से घूम रहे थे। शरीर का तापमान सामान्य, किसी भी दवा का अंश नहीं पाया गया।
मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, सतर्क, अत्यधिक उत्तेजित, यौन रूप से नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से। आपने एक छाप छोड़ी है। वीरांश ने धीरे से सांस छोड़ी। वह बहुत तेज है। उसे पहले से ही कुछ संदेह है। वास्तव में, क्या मैं दूसरा चरण शुरू करूं? अभी तक नहीं। उसे खोदने दो। वह जितनी गहराई में जाएगी उतना ही अधिक खून बहेगा। राधिका का मन और उसका शरीर। अपने कक्ष में वापस आकर राधिका बिस्तर के किनारे पर लेटी हुई थी। उसका ब्लाउज उतार दिया गया था तथा उसने लाल रेशमी चादर के अलावा कुछ भी नहीं ओढ़ा हुआ था। प्रशंसक धीरे धीरे आगे बढ़े। परछाइयां उसकी पीठ पर फैली हुई थीं। उसकी नंगी टांगों ने चांदी की रोशनी पकड़ ली। अब उसकी त्वचा खुली हुई थी और झूमर की आभा में सुनहरी चमक रही थी। उसकी उंगलियों ने गोली को उसके होठों पर धीरे से टैप किया। लयबद्ध तरीके से, कामुकतापूर्वक। वासना से नहीं, क्रोध और जुनून से। तुम जल्द ही अपने आप को दिखाओगे, हत्यारा भगवान, उसने फुसफुसाया। वह नहीं जानती थी कि वह मुस्कुरा रही थी। उसे पता नहीं था कि उसकी उंगलियों ने गोली को इतनी जोर से जकड़ लिया था कि उससे खून निकल आया। लेकिन खेल शुरू हो चुका था और दोनों पक्षों ने अभी अभी अपनी प्रारंभिक चाल चली थी। 16:07 12:47 अपराह्न। निखिल, अध्याय 4, काला त्रिशूल चलता है। छाया साम्राज्य, पुस्तक 1। राजस्थान की शाही रेत की सतह के नीचे, उपग्रहों या जासूसों की पहुंच से दूर, एक युद्ध कक्ष था। यह एक बंकर के अंदर स्थित था, जिसे एक परित्यक्त सैन्य हथियार डिपो में बनाया गया था। एक ऐसा स्थान जो हर नक्शे से मिटा दिया गया था और केवल एक पुराने जैन मंदिर के अंदर एक अचिन्हित लिफ्ट द्वारा ही पहुंचा जा सकता था। लिफ्ट ने एक ही कुंजी पर काम किया। वीरांश ठाकुर के दाहिने दस्ताने के अंदर बंद एक फिंगरप्रिंट। स्टील के दरवाजे फुफकार कर खुल गए। वीरांश अंदर आया, अकेला। अंदर की हवा ठंडी और जीवाणु रहित थी। प्रबलित टाइटेनियम की दीवारें धीमी आवाज में गुनगुनाते सवक। एलईडी लाइटें पहले लाल, फिर सफेद हो गईं, फिर सन्नाटा, और फिर एक एक करके छायाएं प्रकट हुईं। काला त्रिशूल। 5 पुरुष और 2 महिलाएं अंडाकार मेज के चारों ओर खड़े थे। उनकी पहचान इंटरपोल से भी मिटा दी गई थी। प्रत्येक ने पुनर्तः काले रंग का सामरिक सूट पहना हुआ था। प्रत्येक ने जीविका के लिए हत्या की थी और प्रत्येक पर ब्लैक ट्राइडेंट का प्रतीक चिन्ह था। वीरांश की कुलीन गुप्त इकाई, जो पूर्व केजीबी, पूर्व रॉ, मोसाद और जापानी याकुजा दलबदलुओं से बनी थी। स्थिति, वीरांश ने पूछा। प्लेटिनम रंग के बालों वाली एक महिला आगे आई। अयाका, पूर्व जापानी खुफिया अधिकारी, जहर, प्रलोभन और घुसपैठ में विशेषज्ञ। रानी पर प्रयास शुरू किया गया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अज्ञात क्रेता द्वारा प्रस्तावित अनुबंध, 15 करोड़ रुपए। स्नाइपर का समय प्रातः 2:35 बजे उत्तर पश्चिम रिज पर निर्धारित है। वीरांश के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने कहा, इसे रद्द कर दो। सन्नाटा छा गया। आप उसे जीवित रखना चाहते हैं? निकोलाई, क्रूर पूर्व स्पेत्सनाज ने पूछा। वीरांश आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी लेकिन गरजने वाली थी। मैं उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता हूं, लाश नहीं। किसी ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया। हत्या का प्रयास। 2 बजे शूटर तारिक मलिक नामक एक भाड़े का सैनिक ने कैमरों की नजर से ठीक आगे महल की चोटी के ऊपर अपनी स्थिति बना ली। उन्हें क्रिप्टो मुद्रा में भुगतान किया जाता था। वे अकेले ही ऑपरेशन करते थे तथा HK-417 राइफल का प्रयोग करते थे, जिसमें हीट स्कोप और विंड कैलिब्रेटर लगा होता था। उसे नहीं पता था कि उसका हत्यारा उसे देख रहा है। 2:03 बजे जैसे ही तारिक ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी, उसके पीछे एक हल्की क्लिक की आवाज आई। वह घूम गया और कुछ भी नहीं देखा। बस एक चांदी के चाकू की हल्की सी चमक बिल्कुल निशाने पर उसके गले को साफ साफ छेदती हुई। कोई गोलीबारी नहीं, कोई निशान नहीं, बस मौत। शव कभी नहीं मिलेगा। राधिका की डिलीवरी। सुबह 2:40 बजे राधिका अपने निजी पुस्तकालय में बैठी थी, जिसके चारों ओर पुराने राजपूत युद्ध मैनुअल और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ थे। वह अपने क्रिस्टल ग्लास ग्लेनलिवेट 35,000 रुपीज से धीरे धीरे घूंट भर रही थी। उसने गहरे नीले रंग का मखमली चोगा पहना हुआ था, जो उसके शरीर को आग में जलते रेशम की तरह जकड़ रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके गार्ड ने जांच की। साफ हो गया। एक ही बॉक्स वितरित किया गया। लेबल नहीं, कोई नाम नहीं। उसने उसे खोला। अंदर था एक ताजा काला गुलाब, स्नाइपर की एक तस्वीर, मृत, और एक नोट। तुम्हारे दुश्मन मेरे हैं, जब तक मैं तुम्हारा नहीं हो जाता।
केजी। उसकी उंगलियां नोट के चारों ओर कस गईं। हत्यारे भगवान, उसने फुसफुसाया। उसने उसे बचा लिया था। लेकिन क्यों? और इससे भी बुरी बात यह है कि वह उसके कुलीन सुरक्षाकर्मियों से कैसे बच निकला। उसकी प्रतिक्रिया। राधिका खड़ी हुई और उसने अपनी हथेली शेल्फ के पीछे छिपी दीवार पर दबा दी। स्टील का दरवाजा खुल गया। अंदर पूछताछ कक्ष। एक कांच सेल, जंजीरें, ध्वनिरोधन, सर्जिकल लाइटें। वह पैकेज को अपने साथ खींच ले गई। अंदर उसने मृत स्नाइपर की तस्वीर रख दी। इसे दीवार पर पिन कर दिया। फिर खुद से फुसफुसाया, अगर वह मुझे देख रहा है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह दृश्य का आनंद ले। उसने धीरे से अपना चोगा खोला। रेशम गिर गया। वह कांच की कोठरी के अंदर नंगी खड़ी थी, न शर्मिंदा न शर्माए, और ऊपर कैमरे को घूर रही थी। मुझे पता है कि तुम देख रहे हो, उसने ऊंची आवाज में कहा। और मैं शैतान से नहीं डरता। उसकी आवाज कामुक थी, ताकतवर, विद्युत। यह कोई छेड़खानी नहीं थी, ये घोषणा थी। अन्यत्र वीरांश वॉचेस। विला के कमांड रूम में वीरांश ने उस कैमरे से फीड देखी जिसे उजागर करने का साहस उसने किया था। उसने पलक तक नहीं झपकाए, नहीं हिला। अयाका उसके पास खड़ी थी, थोड़ा हैरान। वह जानती है। नहीं, वीरांश ने उत्तर दिया। वह अनुमान लगाती है, यही अंतर है। अयाका ने स्क्रीन की ओर देखा। वह सुंदर। वीरांश की आवाज धीमी होकर गुनगुनाने लगी। वह अराजकता है, और मुझे अराजकता पसंद है। 16:07 12:47 अपराह्न। निखिल। अध्याय 5 नीलामी में खून। छाया साम्राज्य पुस्तक 1। 2 रात बाद था रेगिस्तान। मध्यरात्रि। राजस्थान की जंग लगी रेत के नीचे एक परित्यक्त ब्रिटिशकालीन बलुआ पत्थर के किले के अंदर दुनिया की सबसे घातक नीलामी शुरू होने वाली थी। ये सोतबी नहीं था, ये दुबई का कोई विशिष्ट हॉल नहीं था। यह एक काला बाजारी हथियार विनिमय था जो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था, जहां अरबपति निषिद्ध प्रौद्योगिकियां खरीदते थे, पूर्व जनरल युद्ध योग्य प्रोटोटाइप बेचते थे तथा दुष्ट राष्ट्र हीरे के चिप्स और मानव जीवन का उपयोग करके चुपचाप बोलियां लगाते थे। निमंत्रण केवल हाथ से भेजे जाते थे। केवल 15 लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी, और सभी ने मास्क पहना हुआ था। आगमन। वीरांश चट्टान के किनारे बने हेलीपैड पर खड़ा था, तभी में ब्लैक बेल 429 स्टील्थ हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। अनुमानित लागत 58 करोड़ रुपए। पुनर्तः एन्क्रिप्टेड। राज्यसभा इंजीनियरों द्वारा संशोधित। उन्होंने गहरे लाल रंग की रेशमी शेरवानी पहनी थी जिस पर सोने की कढ़ाई की गई थी, शाही लेकिन जानलेवा। उसके चेहरे पर ऑब्सीडियन का एक काला आधा मुखौटा था जिस पर सूक्ष्म राक्षसी सींग उकेरे गए थे। वह एक शाही जल्लाद की तरह लग रहा था। प्रवेश की प्रक्रिया जारी है, हेलिक्स ने अपने ईयरपीस में कहा। उसकी कलाई के अंदर एक छोटा सा जहरीला डार्ट इंजेक्टर और एक प्लेटिनम रिंग में लगा हुआ एक ईएमपी ट्रिगर था। इस नीलामी में कोई मेटल डिटेक्टर नहीं था, वे बेहतर जानते थे। राधिका का आगमन। दूसरी ओर एक गहरे बैंगनी रंग की रोल्स रॉयस फैंटम रेत पर चुपचाप चल रही थी। लागत 12.5 करोड़ रुपए। बुलेट प्रूफ कार्बन फाइबर अंडरबॉडी के साथ रेगिस्तान में आवागमन के लिए अनुकूलित। इसके अंदर राधिका देवराज अपनी सिंहासन जैसी पिछली सीट पर पीछे की ओर झुकी हुई थी तथा अपने चेहरे के केवल ऊपरी आधे हिस्से को ढकने वाले मास्क को ठीक कर रही थी। ये शुद्ध चांदी का था जिसका आकार सांप के सिर जैसा था। उसका शरीर एक शाही काले गाउन में लिपटा हुआ था, बिना पीठ वाला, बिना आस्तीन वाला, जो उसके भरे हुए स्तनों पर कसा हुआ था और उसके कूल्हों पर और भी कसा हुआ था। एक पैर पर हीरे की सिलाई से बना एक छेद था जिससे उसकी कांस्य जैसी त्वचा दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर अंगरक्षक हकलाने लगते थे। उसके हाथ में सोने की परत चढ़ी एक छड़ी थी, चलने के लिए नहीं, बल्कि उसमें एक मुड़ने वाला करम्बित ब्लेड छिपा हुआ था। उसके बगल में बैठी उसकी निजी नौकरानी इनाया फुसफुसाए, मैडम, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। राधिका मुस्कुराए। मैं करता हूँ। मैं हत्यारे की आंखों में देखना चाहता हूँ जब मैं उससे अधिक बोली लगाऊंगा। नीलामी शुरू होती है। किले के अंदर केंद्रीय प्रांगण को मशालों से रोशन किया गया। छत तारों के लिए खुली थी। गोलाकार गड्ढे के चारों ओर 15 ऊंचे बूथ थे जो धुएं और कांच से ढके हुए थे। वीरांश पश्चिम से प्रवेश किया। राधिका पूर्व दिशा से प्रवेश कर गईं। किसी ने भी दूसरे को नहीं पहचाना। अभी तक नहीं। एक अरब सरदार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज रात का प्रसाद, उन्होंने कहा।
एक एआई संचालित रेलगन प्रोटोटाइप, प्रयोगात्मक मस्तिष्क दमनकारी सीरम की एक शीशी, और अंतिम वस्तु एक जीवित सांस लेता हुआ पूर्व MI6 फील्ड ऑपरेटिव। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर बोली शुरू हुई। उनका पहला टकराव। जब सीरम मंच पर आया जो 48 घंटों तक यादों को मिटाने में सक्षम था, तो वीरांश ने चुपचाप बोली लगा दी। 9 करोड़ रुपए। राधिका ने इसे उठाया। 12 करोड़ रुपए। उसने उसे फिर उठाया। 14 करोड़ रुपए। उसने उसके बूथ की ओर देखा, उसे देख तो नहीं पाए, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस कर सकी। 20 करोड़ रुपए, उसने ऊंची आवाज में कहा। कमरा हॉर्न उठा। सरदार ने सिर हिलाया। बिका हुआ। जैसे ही पर्दे बंद हुए, वीरांश अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराया। वह ऐसे हथियार चाहती है जो दिमाग को मोड़ दे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अयाका की आवाज संचार पर आए। क्या मुझे उसे टैग करना चाहिए? अभी तक नहीं। रक्त रिसाव। जैसे ही पूर्व MI6 एजेंट को आगे लाया गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ, पीटा हुआ, मुश्किल से जीवित, ऊपर बालकनी से किसी ने रिवॉल्वर उठाए और गोली चला दी। एक शॉट। एजेंट की आंखों के ठीक बीच में। खून फर्श पर फैल गया। चीखें गूंज उठी। गार्ड दौड़कर अंदर आए। रोशनियां टिमटिमाने लगीं। अव्यवस्था। और उस अफरा तफरी में हॉल के उस पार वीरांश और राधिका की आंखें एक दूसरे से टकरा गईं, दोनों आधे मुखौटे में, दोनों उस क्षण में जम गए जो नियति जैसा लग रहा था। उसने उसके गाल की वक्रता देखी, उसके होठों का आकार, उसने उसकी निगाह में शक्ति देखी। शांति, अपवित्र शांति। उनके मुखौटों ने उनके चेहरे छिपा लिए थे, लेकिन उनकी भूख नहीं। और एक क्षण के लिए वे एक दूसरे की ओर बढ़े, लेकिन उतनी ही तेजी से लाइटें बुझ गईं। किसी ने बिजली काट दी। और जब वे वापस आए, राधिका चली गई थी। बाद अपने सुरक्षित घर में वापस आकर वीरांश ने फुटेज को दोबारा चलाया। उसकी आंखों पर रुके, उसने हेलिक्स से कहा। अंतिम झलक के दौरान एआई ने राधिका की आंखों पर जूम किया। सुंदर, हेलिक्स ने कहा। और संदिग्ध। वह जानती है, वीरांश ने उत्तर दिया। क्या जानता है? कि मैं वहां था। उसने यह महसूस किया। 16:07 12:48 अपराह्न। निखिल, अध्याय 6, रानी का पलटवार। छाया साम्राज्य, पुस्तक 1। देवराज महल पर सुबह एक खूनी वादे की तरह टूट पड़ी। बाहर का आसमान गर्मी और धूल से नारंगी हो गया था, लेकिन पश्चिमी विंड के नीचे भूमिगत कक्ष के अंदर राधिका देवराज नंगे पैर खड़ी थी, एक साफ सुथरी काले रंग की बॉडीकॉन ड्रेस जिसमें न तो आस्तीन थी, न ही दया, और एक ऐसा स्लिट जिसमें से उनकी लंबी कांस्य टांगे बस इतनी दिख रही थी कि ध्यान भटक जाए और धोखा हो जाए। उसके सामने धातु की कुर्सी से जंजीर से बंधा हुआ आदित्य वरुण, उसकी खुफिया टीम का एक सदस्य। उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसकी दाहिनी आंख सूजकर बंद हो गई। उसकी कलाई पाकिस्तानी सेना के अधिशेष से प्राप्त स्टील की हथकड़ियों से बंधी हुई थी। उसके पास अपने स्रोत थे। वह सिर्फ विश्वासघाती नहीं था, वह एक दोहरा एजेंट था जिसे दिल्ली से बहुत दूर किसी व्यक्ति ने स्थापित किया था। आप नीलामी में थे, राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने तुम्हें देखा था, बूथ 7। मैं आपके आदेश का पालन कर रहा था। उसने थूका। उसका हाथ तेजी से चला, उसके गाल पर पीछे से वार किया। तुम किसी और के पैसे के पीछे भाग रहे थे। वह मुड़ी और साइड टेबल पर रखी चांदी की ट्रे की ओर चली गई। पूछताछ के उपकरणों का एक चमकदार सेट, प्रत्येक साफ सुथरा और डरावना। इनमें शामिल है एक माइक्रो ड्रिल, क्लोरोफॉर्म इंजेक्टर, तंत्रिका एम्पलीफायर। लेकिन उसने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने एक छोटी सी वस्तु उठाई, एक सूखा हुआ काला गुलाब। उसे अपने चेहरे के सामने रखा। क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? उसने कुछ नहीं कहा। यह मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा है जिसने मेरी जान बचाई है। जब तुमने मुझे मरने देने की कोशिश की थी। फिर वह करीब आ गई। उसकी उंगलियां उसके गाल को छू गईं। उसके होंठ उसके कान में फुसफुसाए। और अगर मुझे कभी पता चल गया कि वह कौन है, मैं उससे खुद तुम्हें मारने दूंगा। फिर वह बाहर चली गई और उसे अपराधबोध और भय की जंजीरों में जकड़ा छोड़ गई। बाद में उस रात उसका निजी स्वीट। राधिका अपने वैनिटी मिरर के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे अपनी बालियां खोल रही थी। कमरा सोने की तरह चमक रहा था। दीवारों पर शाही लड़ाइयों के दृश्य चित्रित थे, फर्श पर अफगान कालीन बिछे थे, और उनकी ड्रेसिंग टेबल हाथी दांत में जड़े चंदन की लकड़ी से बनी थी, जिसकी कीमत 18 लाख रुपये थी।
अब उसने कुछ भी नहीं पहना था, केवल एक रेशमी वस्त्र जो ढीला बंधा हुआ था, जिससे उसके स्तनों और जांघों का ऊपरी भाग दिखाई दे रहा था। उसके लंबे काले बाल एक कंधे पर लटक रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दन और कॉलरबोन पर मैसन फ्रांसिस कुर्कजियन 28,000 रुपए के ओड सेटिन मूड का एक बढ़िया स्प्रे किया, जो शक्ति, सेक्स और नियंत्रण की खुशबू थी। और फिर वह जम गई। एक उपस्थिति, हलचल की एक फुसफुसाहट। वह मुड़ी और उसे पाया। नकाबपोश आगंतुक। उसकी बालकनी के किनारे पर एक आदमी खड़ा था, काले रंग का, लंबा, दुबला पतला चेहरा भेड़िए के आकार के मुखौटे के पीछे छिपा हुआ। उसके रक्षक बाहर बेहोश। आपने कैसे? उसने शुरू किया। उसने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखी। वह चिल्लाई नहीं, वह हिली नहीं। वह धीरे से दराज की ओर बढ़ी जहां एक पिस्तौल रखी थी, लेकिन उसकी आवाज ने उसे रोक दिया। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम पहले ही मर चुके होते। ये गहरा था, परिचित, टूटे हुए कांच पर रेशम की तरह। तब तुम यहां क्यों हो? वह करीब आया, उसके जूते संगमरमर पर खामोश थे, ये देखने के लिए कि क्या रानी को छूने पर खून निकलता है। वह सख्त हो गई। वह उससे कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। उसके शरीर की गर्मी बढ़ गई। उसकी सांसें चलने लगीं। तुम्हें लगता है कि यह प्रलोभन है? वह फुसफुसाए। नहीं, उन्होंने जवाब दिया, ये युद्ध है। फिर उसका दस्ताने वाला हाथ ऊपर बढ़ा और उसने अपनी एक उंगली उसकी ठोड़ी पर फिराई। वह नहीं हिली, लेकिन उसकी पुतलियां फैल गईं। उसकी उंगली रेशमी वस्त्र को उसकी दरार के ऊपर तक ले गई। उसने उसका हाथ झटक दिया। उसकी हंसी धीमी थी। रानी, तुम्हें नियंत्रण पसंद है, लेकिन क्या होगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो नियंत्रण से बाहर है? वह पीछे हट गया, और जिस तरह चुपचाप वह आया था, उसी तरह वह छाया में गायब हो गया। वह बालकनी की ओर भागी। कोई निशान नहीं, बस एक काला कार्ड पीछे रह गया, एक त्रिशूल और एक शब्द, जल्द ही। अन्यत्र वीरांश। महल के ऊपर पहाड़ की चोटी पर वीरांश एक छद में एसयूवी के अंदर बैठा था, मैट ब्लैक रेंज रोवर सेंटिनल, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए थी, कवच प्लेटेड, रात की निगरानी सेंसर के साथ। अयाका उसके पास बैठी देख रही थी। तुम बहुत करीब आ गए। मुझे करना ही था, वीरांश ने उत्तर दिया। उसे यह महसूस करने की जरूरत थी। वह तुम्हें मार सकती थी, तब तो वह असफल हो जाती। 16:07 12:48 अपराह्न। निखिल, अध्याय 7, राख का द्वीप। छाया साम्राज्य, पुस्तक 1। अरब सागर ने प्रकाश को निगल लिया, क्योंकि निजी गल्फस्ट्रीम G800 जेट ने रात के अंधेरे में बादलों को चीरते हुए उड़ान भरी। अनुमानित मूल्य 770 करोड़ रुपए, स्टील्थ रडार कोटिंग, बुलेट प्रूफ ग्लास और लग्जरी सीटिंग के नीचे एक छिपे हुए हथियार वॉल्ट के साथ कस्टम संशोधित। सुबह 3:47 बजे जेट विमान एक अर्धचंद्राकार द्वीप की ओर उतरा, जो अपंजीकृत, अनाम था तथा जिसका स्वामित्व केवल एक व्यक्ति के पास था। रडा ने इसे इस तरह नाम दिया, लेकिन वीरांश के मन में बस यही था। अश्वरा। राख का द्वीप। प्रबल भित्तियों और तूफानी लहरों से घिरा अश्वरा एक ऐसा किला था जो स्वर्ग के रूप में प्रच्छन्न था। ऊपर से देखने पर यह एक निजी रिजॉर्ट जैसा दिखता था। सफेद रेत वाले समुद्र तट, ताड़ के पेड़ों के बीच बसे काले कांच के विला, एक चट्टान के किनारे लटका हुआ एक अनंत पुल। लेकिन भूमिगत यह एक अलग ही दुनिया थी। एक भूमिगत कमांड बनकर ईरानी प्रॉक्सी के माध्यम से उपग्रह अपलिंक रूट किए गए, जैव पहचान तिजोरियां और यातना कक्ष, और उनका सबसे निजी संग्रह, यादें और निशान। वीरांश अकेले ही तपती सड़क पर नंगे पैर चलकर पहुंचा। कोई अंगरक्षक नहीं, कोई सहायक नहीं, बस भूत। वह चट्टान के किनारे स्थित हवेली में रहने चले गए 16,000 वर्ग फीट, जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें इतालवी संगमरमर का फर्श, एक तरफा बुलेट प्रूफ खिड़कियां और केंद्रीय दीवार पर एक चित्र लटका हुआ है। उसकी मां 9 वर्ष की आयु में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खून में एक स्मृति। वह 12 मिनट तक शौव में खड़ा रहा। पानी मांसपेशियों और निशान पर बह गया। कंधार में आईईडी विस्फोट से उनकी पसलियों के पास जलन हुई थी। इस्तांबुल में विश्वासघात के कारण उसकी गर्दन के पास ब्लेड से कट लग गया। लेकिन सबसे बुरा घाव, उसका दिल। उसे एक लड़की याद आई। 16। नाम रखा गया आरुषि। 5 साल पहले इसी द्वीप पर बंधक बनाए जाने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी।
वह समय पर पहुंचने में असफल रहा। उन्होंने छत पर बने मंदिर में मोमबत्ती जलाई। कहा कुछ नहीं, और उसके क्रोध को शांति से सांस लेने दो। ताड़ के पेड़ों के बीच एक जासूस। द्वीप के दूसरी ओर एक मछुआरे की झोपड़ी जैसी झोपड़ी में एक महिला एक लेंस के पास बैठी थी, लंबी दूरी की, रात्रि दृष्टि। उसका नाम यामिका, राधिका का शीर्ष निगरानी एजेंट। उसने माइक में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास दृश्य है, लक्ष्य अकेला है, कोई गार्ड नहीं। उसका चेहरा खुला हुआ है। मुझे लगता है कि वह। एक हाथ उसके मुंह पर लिपटा हुआ था। उसकी पीठ में एक ब्लेड घुस गया। और फिर सन्नाटा। पूछताछ कक्ष अश्वरा। वीरांश यामिका के सामने खड़ा था, जो अब द्वीप के निचले कक्ष के अंदर एक स्टील की कुर्सी से बंधा हुआ था। दीवारें लाल चमक रही थीं। हवा पतली थी। उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। वह बस उसे देखता रहा, दिल ही दिल में, ठंडे ढंग से। तुम्हें किसने भेजा? उसने 7 मिनट बाद पूछा। कुछ बोली नहीं। उसने एक बटन दबाया। उसकी सीट में बिजली दौड़ गई। उसका शरीर झुक गया। वह चीखी। तब राधिका, वह जानना चाहती थी कि आप कौन हैं। उसने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने सुधार करते हुए कहा, मैं वह नहीं हूं जो मैं हूं। मैं कौन होने का नाटक कर रहा हूं। फिर उसने नीलामी से एक शीशी उठाई, मन को शांत करने वाली सीरम। उसके हाथ में इंजेक्शन लगाया। उसकी आंखें खाली हो गईं। उन्होंने हेलिक्स से कहा, उसके आखिरी 48 घंटे मिटा दो। कल सुबह उसे जुहू बीच पर छोड़ दो। राधिका की प्रतिक्रिया। देवराज पैलेस में वापस आकर राधिका अपनी स्क्रीन को घूर रही थी। उसका ट्रैकिंग डॉट 8 घंटे पहले गायब हो गया। कोई शब्द नहीं, कोई संकेत नहीं। वह घबराए नहीं, वह चिल्लाई नहीं। उसने सिगार जलाया, धीरे से अपने होंठ चाटे और बुदबुदाया। तुम सिर्फ एक भूत नहीं हो, हत्यारा भगवान। आप राजा हैं। अब वह जानती थी। वह जो भी था, वह सिर्फ उसके साम्राज्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह उसका परीक्षण कर रहा था। और वह पास होने वाली थी। भले ही उसे दुनिया जलानी पड़े। 16:07 12:49 अपराह्न। निखिल। अध्याय 8 जहर का चुंबन। छाया साम्राज्य पुस्तक 1। देवराज महल दोपहर के सूरज के नीचे आग में लिपटे हुए रत्न की तरह चमक रहा था। अपने ड्रेसिंग कक्ष के अंदर राधिका एक पूर्ण लंबाई वाले फ्रांसीसी दर्पण के सामने खड़ी थी। उसने पतली सुनहरी किनारी वाली गहरे लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। कपड़ा उसके शरीर से चिपका हुआ था, उसकी पतली कमर को कसकर पकड़े हुए, उसके सुडौल स्तनों को लपेटे हुए, तथा उसके कूल्हों पर ऐसे बह रहा था जैसे भाग्य को लुभाने के लिए फुसफुसा रहा हो। उसने अपने भरे हुए होठों पर रूजर एलियोर वेलवेट लिपस्टिक की एक नई परत लगाई, एक गहरा मैरून शेड, और उसे धीरे धीरे और समान रूप से होठों पर लगाया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां ने उसे 13 साल की उम्र में सिखाया था। लेकिन ये लिपस्टिक वैसी नहीं थी। इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया था। और टिप में VX09 मिला हुआ था, जो एक प्रायोगिक न्यूरोटॉक्सिन है जो 60 सेकंड से कम समय में हृदय पक्षाघात करने में सक्षम है। कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं। इसका कोई इलाज नहीं है जब तक कि 90 सेकंड के भीतर इसका प्रयोग न किया जाए। वह ये नहीं जानती थी, लेकिन किसी और ने ऐसा किया। वीरांश की चेतावनी। 5 मिनट पहले जब वह अपने ड्रेसिंग कक्ष में दाखिल हुई, तो उसके दरवाजे के नीचे एक छोटा काला लिफाफा डाल दिया गया। कोई दस्तक नहीं, कोई पदचिह्न नहीं, बस मौन। इसके अंदर एक एकल ग्लास कैप्सूल, एक नोट, साफ अक्षरों में हस्तलिखित, इसे तोड़ दो। अब आपका समय खत्म हो रहा है। जी। राधिका ने इसे एक बार पढ़ा। तभी उसके होंठ कांपने लगे। उसने अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने मुंह के कोने पर हल्का सा रंग परिवर्तन देखा। उसकी उंगलियां झंझना उठीं। उसकी छाती भारी महसूस हुई। जहर। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने कैप्सूल को तोड़कर खोला। साफ भाप उसके चेहरे पर फुफकारती हुई उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई। कुछ ही सेकंड में चक्कर आना बंद हो गया। उसकी पुतलियां स्थिर हो गईं। उसकी हृदय की धड़कन सामान्य हो गई। वह हौंफने लगी, ड्रेसिंग टेबल पर गिर पड़ा और फुसफुसाया, आप फिर से। बाद। राधिका ने लिपस्टिक फाड़ दी। अंदर एक छोटा सा सिरिंज प्रत्यारोपण जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। जिसने भी इसे लगाया था वह उसकी आदतों, उसके रंगों, उसकी दिनचर्या को जानता था। और केवल 3 लोगों को ही उसके निजी सौंदर्य प्रसाधन कैबिनेट तक पहुंच थी।
उसने अपनी नौकरानी इनाया, गार्ड कैप्टन भैरो और अपनी स्टाइलिस्ट रज्जो को बुलाया। उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। एक दोषी था, दो तो वैसे भी मर जाएंगे। मखमली में पूछताछ। उसने वही साड़ी पहनी थी, लेकिन अब उसके किनारे पर खून लगा हुआ था। उनमें से दो की मौत हो गई चुपचाप, बिना रिकॉर्ड के, दिल में एक ही गोली मारकर। तीसरी रज्जो, उसकी स्टाइलिस्ट, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, कांप रही थी। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता था। आपने छाया चुनी, आपने ट्यूब का चयन किया, आपने इसे मेरी ट्रे में रख दिया। राधिका ने धीरे धीरे उसका चक्कर लगाया। उसकी लंबी उंगलियों में वही लिपस्टिक ट्यूब थी। फिर वह पास आई, नीचे झुकी और जहरीली लिपस्टिक की नोक उसके होठों पर फिराई। वह ठिठक गया, उसका शरीर भय से जकड़ गया। अब तुम्हें पता चल गया है कि मौत का स्वाद कैसा होता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह दूर चली गई। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। रज्जो अकड़कर गिर पड़ी। 40 सेकंड से भी कम समय में मृत। वीरांश घड़ियां दूर से। राज्यसभा विला में वीरांश स्क्रीन को घूर रहा था। अयाका ने कहा, उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी। वह प्रशिक्षित है, लेकिन इतना भी पागल नहीं। तुमने उसे फिर से बचा लिया। मुझे उसकी जिंदा जरूरत है। मिशन के लिए। वीरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने फुटेज को रिवाइंड कर दिया। जब उसने कैप्सूल तोड़ा और सांस लेने के लिए हॉन्फेने लगी तो उसका चेहरा जम गया। वह विशुद्ध मानवीय नाजुकता का क्षण था। वह टूटने लगी है, उसने धीरे से कहा। और यही वह समय है जब लोग वास्तविक बन जाते हैं। राधिका अपने कमरे में अकेली। उस रात बाद में, वो फिर से अपने दर्पण के सामने खड़ी थी, एक रेशमी नाइटगाउन पहने हुए, पतला काला, उसके शरीर के हर मोड़ पर चिपका हुआ। जहर का दंश अभी भी उसके गले में था। वह अपने प्रतिबिंब को घूरती रही। फिर नीचे मेज पर पड़ा टूटा हुआ कैप्सूल। उसने उसे छुआ, इसे पास पकड़ लिया और फुसफुसाया। तुम कौन हो, हत्यारे भगवान? तुम मुझे क्यों बचाते रहते हो? उसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन गहराई में वह एक चाहती थी। 16/07/1249 PM। निखिल। अध्याय 9, मुखौटों की पार्टी। छाया साम्राज्य पुस्तक 1। अरब की खाड़ी तारों की रोशनी में चमक रही थी जब ओशन सॉवरेन $650 मिलियन, लगभग $1000 का सुपर यॉट समुद्र में तैर रहा था। 5400 करोड़ रुपए दुबई तट के पास चुपचाप तैर रहा था। एक तेल व्यवसाय के स्वामित्व वाली यह नौक, जिसका नाम कभी कागज पर नहीं आया, एक फुटबॉल मैदान से भी लंबी थी, तथा इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल थीं। 2 हेलीपैड, एक छिपा हुआ कैसीनो, एक हीरे की गैलरी, एक पानी के नीचे निगरानी नियंत्रण कक्ष, और आज रात मध्य पूर्व में सबसे विशिष्ट बहाना गेम। केवल विश्व की शक्तिशाली हस्तियां ही इसमें शामिल हुईं, और प्रत्येक कैमरे द्वारा केवल 2 अतिथियों पर ही नजर रखी गई। क्रिम्सन में शैतान और काले वस्त्र में रानी। वे एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, लेकिन उनके शरीर को याद था। प्रवेश द्वार। राधिका मुख्य बॉलरूम की संगमरमर की सीढ़ियों से एक शांत तूफान की तरह नीचे उतरी। उन्होंने एली साहब 17 लाख रुपए का एक कस्टम ब्लैक गाउन पहना था, जो जांघों पर कटा हुआ था, बिना आस्तीन का था, जिससे उनकी पीठ का आंक और उनकी आकर्षक कॉलरबोन्स उजागर हो रही थीं। उसके बाल राजसी ठाठ बाट से बंधे हुए थे। एक काले मखमली मुखौटे ने उसकी आंखों को ढंक रखा था। सबकी नजरें घूम गईं। पुरुष फुसफुसाए, महिलाएं भड़क उठीं। वह चलती हुई एक खतरनाक सुंदरी थी, आत्मविश्वास उसकी कलाई पर जड़े हीरो की तरह टपक रहा था। बॉलरूम के दूर वाले छोर पर वीरांश स्थिर खड़ा था। उसने वाइन लाल रंग का टक्सीडो पहना हुआ था, हाथ से सिला हुआ, राक्षस की परछाई जैसा मुखौटा, पीठ के पीछे दस्ताने पहने हुए, दुर्लभ यामाजा की 55 विस्की 4.8 करोड़ रुपए प्रति बोतल पी रहा था। वह मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसने उसे देख लिया। उसने उसे महसूस किया। उसकी उंगलियां शीशे के चारों ओर कस गईं। वह नाच। लाइव ऑर्केस्ट्रा ने एक पुराने राजस्थानी लोकगीत का सम्मोहक जैज संगीत प्रस्तुत किया। जैसे ही जोड़े मध्य मंजिल की ओर बढ़े, राधिका धीरे धीरे घेरे की ओर बढ़ी। तब वह उसके सामने था। कोई शब्द नहीं है, कोई नाम नहीं, बस एक हाथ बढ़ाया गया। उसने इसे ले लिया। उसकी उंगलियों के चारों ओर बंद हो गईं, दृढ़, आदेशात्मक। वे केंद्र में प्रवेश कर गए। संगीत बढ़ता गया और फिर वे नाचने लगे।
उसका हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था नीचे, प्रभावशाली। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही थीं, होंठ थोड़े से खुले हुए थे। उसके कूल्हे उसके कदमों के साथ एकदम लय में हिल रहे थे। जब उसने उसे छाती से छाती सटाकर अपने करीब खींचा तो उसकी सांस रुक गई। वह झुक गया। उन्होंने कहा, आप रानी की तरह नृत्य करती हैं। और तुम मुझे ऐसे पकड़ते हो जैसे तुमने राजाओं को मार डाला हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उनके होंठ एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी पर थे। हो सकता है कि मैंने ऐसा किया हो, वह धीरे से बोला। चुंबन। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, रोशनी मंद हो गई। एक क्षण का मौन। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। उसकी आंखें नकाब के पीछे से उसकी आंखों से मिल गईं। उसका दस्ताने वाला हाथ उसके जबड़े तक पहुंच गया और धीरे से उसने उसे चूमा। नर्म नहीं, विनम्र नहीं है, मालिकाना। उसके होंठ तुरंत खुल गए और उसका शरीर उसके शरीर से दब गया। यह सिर्फ एक चुंबन नहीं था, यह एक युद्ध था जिसमें तीव्रता के साथ गर्मजोशी और प्रभुत्व का आदान प्रदान हुआ। वह धीरे से कराह उठी। तभी डेक के ऊपर गोलियों की आवाज गूंज उठी। चीखें, गार्ड दौड़े। एक आतंकवादी समूह ने निचले डेक पर छोटे पैमाने पर हमला किया था, ध्यान भटकाने के लिए यह एक छल था। बत्तियां लाल हो गईं और इस अफरा तफरी में वह दूर चली गई। मुड़ गया, गायब हो गया। परिणाम, वीरांश समुद्र देखता है। ऊपरी डेक पर वापस आकर वीरांश काली लहरों को घूर रहा था। अयाका निकट आया। वह वहां थी, है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या उसने तुम्हें पहचाना? वह होगी। उसने नीचे देखा तो उसके दस्ताने पर लिपस्टिक का दाग अभी भी ताजा था। और जब वह ऐसा करती है, वह चाहेगी कि उसने ऐसा न किया होता। 16:07 12:50 अपराह्न। निखिल, अध्याय 10, परछाइयों के भीतर परछाइयां। छाया साम्राज्य, पुस्तक 1। रात ने दुबई शहर को पूरी तरह से निगल लिया था। ओशन सॉवरेन नॉक की रोशनी विशाल क्षितिज के पीछे चमक रही थी, लेकिन भारत में देवराज पैलेस इस तूफान का असली केंद्र था। राज्यसभा प्राचीन परिषद सत्र में थी और वीरांश ठाकुर उस युद्ध के केंद्र में बैठे थे जो वर्षों से चल रहा था। साम्राज्य के हृदय में एक विश्वासघात। राज्यसभा कक्ष के अंदर वीरांश अपने कंधों पर पीढ़ियों का भार लेकर चला। शाही परिषद एक कमरा था जिसमें राजा, ड्यूक, भाड़े के सैनिक और व्यापारिक दिग्गज शामिल होते थे। सभी शक्तिशाली लोग हैं, प्रत्येक ने पूरे शहर से भी अधिक कीमती सूट पहन रखे हैं, प्रत्येक के पास उनके द्वारा डाले गए साए से भी अधिक गहरे रहस्य हैं। वीरांश ने लंबी ओक की मेज पर अपनी सीट ले ली। भव्य महोगनी के दरवाजे उसके पीछे एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गए और उसे घोर राजद्रोह और धोखे के कमरे में बंद कर दिया गया। उनमें से उनके चाचा विक्रम ठाकुर विपरीत छोर पर बैठे थे। वह उम्र और बुद्धि के धनी व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही उनमें महत्वाकांक्षा भी थी। उसकी सफेद दाढ़ी और तीखे चेहरे उसकी आंखों के कालेपन को नहीं छिपा पाए, वे आंखें जो लंबे समय से वीरांश की शक्ति को पाने के लिए लालायित थीं। तुमने हमें इंतजार करवाया है, भतीजे, विक्रम की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जिसमें बनावटी विनम्रता थी। उसकी उंगलियां मेज की सतह पर सांप की तरह घूम रही थीं, प्रत्येक थपकी एक धमकी थी। वीरांश की निगाहें कभी नहीं डगमगाईं। क्या मैंने? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा था कि मैं बस आपका भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं। कमरे में तनाव बढ़ता गया। ये केवल समय की बात थी कि पूरा सच सामने आ जाए। राधिका का दोधारी खेल। देवराज महल में वापस आकर राधिका एक सुनहरे फ्रेम वाले दर्पण के सामने खड़ी थी। काला मुखौटा अभी भी उसके हाथ में था। उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ नीलम नीले रंग का गाउन पहना था, जिसका पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी का वक्र दिखाई दे रहा था, तथा उनके बाएं कंधे के चारों ओर एक सर्प का नाजुक टैटू बना हुआ था। उसका शरीर अभी भी चुंबन से उबर रहा था। उस क्षण की तीव्रता जब वीरांश के होठों ने उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया था, ने उसके दिल में आग लगा दी थी। और फिर भी उसने खुद को गिरने नहीं दिया। लेकिन वह खुद को अंधी नहीं रहने देगी। उसे यह जानना था कि मुखौटे के पीछे का आदमी वास्तव में कौन था। छिपी हुई फाइलें। महल के पुस्तकालय के अंधेरे में राधिका का निजी हैकर करण तेजी से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं। उनका काम सरल था, वीरांश ठाकुर और राज्यसभा से संबंधित सभी फाइलें प्राप्त करना। सबसे महत्वपूर्ण विवरण उजागर करने में घंटों लग गए। एक पासवर्ड एन्क्रिप्टेड फाइल जिसका लेबल बस यह है, वीरांश ठाकुर truth.pdf।
ये वित्तीय सौदों, गुप्त अभियानों और सबसे खतरनाक बात वीरांश द्वारा भारत के विशिष्ट सैन्य बलों में घुसपैठ कर लिए गए सहयोगियों की सूची का इनक्रिप्टेड रिकॉर्ड था। करण की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने जल्दी ही सारी बातें समझ ली। वीरांश सिर्फ धन और शक्ति वाला व्यक्ति नहीं था, वह देश के बुनियादी ढांचे में एक छाया की तरह थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ व्यापार को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी नियंत्रित करता था। राधिका की उंगलियां फाइल पर घूम रही थीं। क्या वह सचमुच सब कुछ जानना चाहती थी? इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाती, उसका फोन बज उठा। आंतरिक युद्ध। राज्यसभा में वापस आकर वीरांश के चाचा विक्रम धीरे से खड़े हुए। उनकी लंबी परछाई पूरे कमरे में फैल गई। विक्रम ने कहा, तुमने हमसे कुछ बातें छिपाई हैं वीरांश। उसकी आवाज ठंडी और आरोप लगाने वाली थी। मैं तुम्हारे अवैध लेन देन और तुम्हारी छिपी हुई संपत्ति के बारे में जानता हूं, लेकिन हमने इसे सहन किया है अब तक। वीरांश का जबड़ा कस गया। वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। ये निर्णय का क्षण था और यह निर्धारित करेगा कि उसका साम्राज्य गिरेगा या बढ़ेगा। मैं धैर्यवान रहा हूं अंकल, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सीखो कि वफादारी दोनों तरफ से काम करती है, वीरांश ने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज में जहर भरा हुआ था। निष्ठा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको अपना स्थान हड़पने दूंगा? तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं बैठोगे वीरांश। राज्यसभा मेरी होगी। जैसे ही कमरे में अराजकता फैली, वीरांश का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वह जानता था कि ये दिन आएगा, वह दिन जब उसका रक्तवंश उसे धोखा देगा। लेकिन विक्रम वास्तव में क्या जानता था, और उसके चाचा कितना कुछ खोने को तैयार थे? लीक हुए दस्तावेज। इस बीच राधिका के हाथों में पासवर्ड एन्क्रिप्टेड फाइल अंततः खुल गई, और सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुल गई। ये दस्तावेज उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक खतरनाक थे। वीरांश ने भारतीय सेना और कानून प्रवर्तन के लगभग हर स्तर पर घुसपैठ कर ली थी। वह उन सभी को नियंत्रित करता था। उसने तेजी से सांस छोड़ी। अब यह सिर्फ उसके हाथों में सत्ता की बात नहीं रह गई थी, यह उस मास्टरमाइंड के बारे में था जिसने इस भव्य खेल का आयोजन किया था। लेकिन वह इस ज्ञान का क्या करेगी? वह इसका उपयोग कैसे कर सकती थी? युद्ध की घोषणा। राज्यसभा में वापस आकर वीरांश की आंखें ठंडी हो गईं। उसका शरीर क्रोध का ज्वालामुखी था। आपने गलती की है अंकल, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भार था जो मौन को दर्शाता था। तुम्हें मेरे प्रति अपनी वफादारी बनाए रखनी चाहिए थी। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। लाइट चली गई। आपातकालीन लाइटें टिमटिमाने लगी और कमरे के चारों ओर छिपे हुए गार्ड प्रकट हो गए। उनके हथियार बाहर निकले हुए थे। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने पहले ही युद्ध की घोषणा कर दी है, वीरांश ने आगे कहा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। और यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं है। कमरा शांत हो गया। तभी वीरांश फिर बोला, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ चाचा। तुमने एक ऐसा शत्रु बना लिया है जिसे तुम कभी नहीं हरा पाओगे।